नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रवि मास्टर क्लास पर। आज हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट पेपर 2 और सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी एक नए जज्बे के साथ। इस चैनल पर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, एससीईआरटी लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में एग्जाम फोकस के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी सीरीज और आज का चैप्टर है चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे खगोलीय पिंड, सेकेंड टॉपिक है सौरमंडल, थर्ड ग्रह, फोर्थ पृथ्वी और पांचवा चंद्रमा। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। फर्स्ट हमारा बेसिक पॉइंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। तो ये तो आपको पता ही है। अब जानते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। और इसमें और ऐड कर सकते हैं जैसे कि, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। और ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः जैसे कि तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। तो ये था खगोलीय पिंड के बारे में जो आपको बताया गया। और जैसे कि आगे भी बताया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। और ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं वैसे भी बन सकते हैं, तो इसे आप मार्क कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। अगला पॉइंट है हमारा नक्षत्र मंडल। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, रात्रि के आसमान की ओर देखने के समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। और यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप चित्र 1.1 में आप इसे देख सकते हैं। चित्र 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो ये सप्तऋषि है और यहाँ पर जो है ये ध्रुव तारा है और ये सप्तऋषि। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ये था जो बेसिक था, आपको बता दिया गया। और ये बीपीएससी टीआरई 4 में तो नहीं, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में, उसके बाद हम ग्रह को जानेंगे। तो रोचक तथ्यों में यह बताया गया है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बड़ी पट्टियां बनी हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं और इसे हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ग्रह के बारे में बताया गया है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे
तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये कथन वाले प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। तो याद रखिएगा कि ग्रह प्लेनेट कहते हैं इसे इंग्लिश में, और इसका ग्रीक भाषा में, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमण। तो याद रखिएगा। अब जानते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल क्या होता है, अब ये जानते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है और इस सूर्य परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आपको बताया गया। अब जानते हैं ग्रह के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसी से निकल कर आता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य से नज़दीक है। तो इसे याद रखिएगा, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। और अगला पॉइंट इसी से निकल कर आता है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये सूर्य से दूर स्थित हैं और आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। तो यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 पॉइंट निकल रहे हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इसे ही कक्ष कहा जाता है या कक्ष कहते हैं। अब जानते हैं बुध के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। और बुध ग्रह में और ऐड कर सकते हैं कि यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 28 दिन लगते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब किया था? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो 2003 में सीरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये डिसाइड किया गया था इसमें। तो ग्रह भी हम जान रहे थे, ग्रह में हम लोगों ने बुध को जाना। अब जानते हैं शुक्र के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर शुक्र के बारे में कहीं नहीं दिया गया है, ये पृथ्वी के बारे में दिया गया है, फिर चंद्रमा के बारे में। तो इसे हम शुक्र के अनुसार बोल सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे बता रहा हूँ अपने से कि सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है और यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा सुनकर। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, और क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये था जो शुक्र के बारे में बताया गया, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और दूसरा शुक्र है, जो आपको बताया गया, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है यह कथन के तौर पर पूछा जा सकता है, और भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो इसे याद रखिएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस पॉइंट को जो हाईलाइट किया गया है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको बताया गया शुक्र के बारे में जो बोला गया, उसे भी आप इसे सुनकर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब जानते हैं मंगल के बारे में। अगर यहाँ पर मंगल के बारे में नहीं दिया होगा तो यहाँ से आकर बताया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट चंद्रमा के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं मंगल के बारे में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है, और पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। तो ये था मंगल के बारे में। अब जानते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बारे में यही है कि ध्यान से इसका भी सुनिएगा और इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है, और सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, और इसकी संख्या 67 है, यानी 67 उपग्रहों की संख्या। इसे याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बुध ग्रह को जाना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। अब जानते हैं शनि के बारे में। तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं इसे बोल दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। तो प्रश्न बनकर आ सकता है कि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो ये शनि है। और अगले पॉइंट भी याद रखिएगा कि इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है, और यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल बृहस्पति के बाद कोई अगर बड़ा ग्रह है तो वो शनि है। याद रखिएगा, बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। अगले पॉइंट में इसे याद रखिएगा कि शनि के 62 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, शनि के 62 उपग्रह हैं। इसे भी याद रखिएगा, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। तो इसे भी याद रखिएगा। और जल, मीथेन और अमोनिया बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया। अभी तक आपको बताएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अब जानते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। तो यूरेनस के बारे में इतना याद रखिएगा कि यूरेनस के सभी चारों ओर छल्ला है। आप इसे लिखते चलिएगा। और सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है, और विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। तो याद रखिएगा, विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी। याद रखिएगा।
अब जानते हैं नेपच्यून के बारे में। तो यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है और अगस्त 2006 में 6 से पहले यह प्लेटो का भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये वाला बताया गया था यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आपको बताया गया था, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसी के साथ हमारा 8 ग्रह कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और इसका इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिसके चलते वह बड़ा दिखता है और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो याद रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर पाता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, जैसा कि हम देखते हैं। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है क्षुद्र ग्रह के बारे में, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये जो ब्लू से मार्क किया गया है, ये सीटेट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये कथन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। आप चित्र 1.5 में देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड के बारे में ये बताया गया है कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उसे उल्का कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। और अभी जो आपको बताया गया, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उसे उल्का कहते हैं। और उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी की ओर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे उल्का पिंड और उल्का क्या होता है। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया, इससे भी सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगले पॉइंट में बताया गया है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा जा सकता है और यह लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। तो आप चित्र 1.6 में देख सकते हैं आकाश गंगा। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। तो आप समझ गए हो आकाश गंगा क्या है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि यह कितना बड़ा है।
तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब जानते हैं जानने योग्य बातें जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए। आप उसे जानकर काफ़ी खुश हो जाएंगे कि ये कितने इम्पोर्टेंट इससे प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है जानने योग्य बातें, इसे आप जान जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि यह वीडियो देखना सफल रहा। तो जैसे कि सबसे पहले बताया गया है कि पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर, याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह पट्टी में एक 945 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीस नामक बौना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा जो भाग है 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है और शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के कारण में आता है और शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको ये पॉइंट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जानने योग्य बातें में। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दूसरा इम्पोर्टेंट है ये और तीसरा ये। तो इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।